हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? सब ठीक हो? यस, वेरी गुड। तो सबसे पहले बेटा बताइए, क्या होमवर्क दिया था आपको? कुछ भी नहीं दिया था। कहाँ तक पढ़ने के लिए दिया था बेटा? हाँ जी, 1.7। 1.7। 1.7। ठीक है, एक एक करके आप लोग पूछिए पहले डाउट। तो आपको कल कहाँ से पढ़ाया था? 1.4 कल पढ़ाया था क्या, या पहले पढ़ाया था? हाँ जी, परसों। तो कल 1.5 पढ़ाया था। ठीक है, बताइए 1.5 पे डाउट। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा 1.6। हाँ जी, 1.6 पे है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कौन सा? सेकंड पॉइंट कौन सा भाई? वैट। वैट ऑन गुड्स वॉज नॉट इंटीग्रेटेड विद द टैक्स ऑन सर्विसेज। मतलब कल भी आपको जैसे बताया था कि भाई जो वैट है वो गुड्स पे लगता है और वो सर्विस टैक्स से इंटीग्रेट नहीं किया गया। इंटीग्रेट नहीं करने का मतलब ये है कि उसका आईटीसी नहीं मिलता। तो वैट का आईटीसी सर्विस टैक्स के अंदर नहीं मिलता। तो इसीलिए कैस्केडिंग होता है। कैस्केडिंग कैसे होता है कि भाई जो वैट है, वैट का आईटीसी सर्विस टैक्स में नहीं मिलेगा। यानी कि पारस का एग्जांपल लो, पारस की आउटपुट पे सर्विस टैक्स लगता है, बट पारस की इनपुट पे जो है वो क्या कहते हैं, वैट लगता है। तो जो वैट, जैसे मान लो मोबाइल खरीदा पारस ने तो वैट लगेगा, पुराने जमाने की बात है। तो उस केस में पारस को जो है वैट का आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सर्विस टैक्स है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है और जो वैट है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। तो इसका जो है आईटीसी नहीं मिलेगा, तो पारस इस वैट को कॉस्ट में ऐड करेगा, जिससे कैस्केडिंग होगा। इसके अलावा सर्विस सेक्टर जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है इंडिया के अंदर। और एक्सक्लूजन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द टैक्स बेस, क्योंकि सर्विस जो होता है उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगता है, और सर्विस टैक्स जो होता है वो आपका स्टेट्स को नहीं मिलता, वो सेंटर को मिलता है। तो जिससे क्या होता है, पोटेंशियली इरोडेड द टैक्स बायंसी। मतलब कि जो स्टेट हैं उनकी टैक्स में बढ़ोतरी नहीं होगी। बढ़ोतरी क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर्विस टैक्स जो है वो किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, और स्टेट गवर्नमेंट को सर्विसेज में से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो स्टेट्स हैं उनकी कमाई नहीं होगी। तो ये वाला पॉइंट है जो सेकंड पॉइंट आप पूछना चाह रहे थे। बताओ इसमें और क्या पूछना है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट, सीएसटी एक और डिस्टोर्शन था। सीएसटी भी सेम यही था कि जब इंटरस्टेट पे लगता था, और इंटरस्टेट के केस में जो है वो सीएसटी लगता था, और सीएसटी जो था उससे क्या होता था कि भाई अपना उसका भी आईटीसी नहीं मिलता था, तो उससे भी कैस्केडिंग होता था। नीचे वाला एग्जांपल मैंने कराया था, वहां पर आपको बताया था कि जो सीएसटी था, जैसे इस एग्जांपल में 20 रुपए लगा था, इस 20 रुपए का आईटीसी नहीं मिलेगा तो वो फिर कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, और इसीलिए इसको नॉन वेटेबल बोलते हैं। नॉन वेटेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका अपने को आईटीसी नहीं मिलता। इसके अलावा ये एक ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। तो जो अपना ये जो सीएसटी है वो एक ओरिजिन बेस्ड, मतलब पहले इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती थी, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या करती थी, अपना जो है वो ओरिजिन वाला स्टेट है उसके पास पहुंचा देती थी। इसके अलावा इसके जो प्रिंसिपल थे वो अपना कंजम्पशन टैक्स से बिल्कुल अलग थे। कंजम्पशन टैक्स क्या होता है? जो डेस्टिनेशन कंसेप्ट पे चलता है, यानी कि जैसे जीएसटी कंजम्पशन टैक्स है, जिसका मतलब है कि भाई डेस्टिनेशन वाला जो स्टेट है उसको मिलेगा, लेकिन जो सीएसटी है वो एक इससे उल्टा था, ओरिजिन वाले स्टेट को मिलता था। तो ये था बेटा आपका थर्ड पॉइंट। और बताइए और क्या पूछना है। इसके अलावा पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 7 के बाद पेज नंबर 8 नहीं कराया था। ठीक है बेटा। तो इसके अलावा तो अब बात करते हैं बेटा कि आपको हाँ, तो आपको टारगेट जो है वो ध्यान रखना है कि 60+ मार्क्स जो है वो लेकर आने हैं आपको। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपसे थोड़ा सुन लेते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे। तो कल किन की बारी हो गई थी? यहां से तुम्हारी बारी होगी थी बेटा, तुम्हारी बारी होगी थी। अच्छा, पहला दिन आज लीव पे थी तो कल वाला नहीं पढ़ा। हाँ जी, तुम्हारी बारी हो गई थी, आपकी बारी हो गई, नहीं हुई बारी? माइक ले लो। हाँ जी, कल जो आपको टॉपिक कराया था उसमें, हाँ जी बेटा, सेनवेट का मतलब बताओ फटाफट से। सेनवेट का मतलब बताओ। सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स। हाँ, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। इसमें कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? हाँ जी, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेस। सरचार्जेस सेस तो इसमें नहीं आते बेटा। सेनवेट, सेंट्रल वैल्यू टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? एक्साइज और सरचार्जेस।
एक्साइज और सर्विस। याद तो है नहीं बेटा, पढ़ के नहीं आए तो ठीक है। अब तुम्हारे को नहीं आता है, कल मैंने आपको बताया था सेनवेट का मतलब होता है एक्साइज और सर्विस टैक्स। इसको सेनवेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों भी एक तरह के वैल्यू एडिड टैक्स हैं। वैल्यू एडिड टैक्स का क्या मतलब होता है ये पता है आपको बेटा? वैल्यू एडिशन। हाँ, वैल्यू एडिशन। क्या वैल्यू एडिशन? जितनी वैल्यू ऐड करेंगे उसी पे लगेगा। हाँ, वेरी गुड। जितनी वैल्यू ऐड करते हैं उसी पे टैक्स लगता है। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? इसका मैकेनिज्म ये होता है बेटा कि आउटपुट पे तो टैक्स लग जाएगा, लेकिन जो आप इनपुट पे टैक्स पे करके आए हो उसका क्या मिल जाता है आपको? आईटीसी मिल जाता है। और उसको आप क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। किस में से? आउटपुट वाले टैक्स में से। तो ये जो हमारे एक्साइज और सर्विस टैक्स था वो भी इसी प्रकार के टैक्सेस थे, वो भी इसी टाइप के टैक्सेस थे जो एक्साइज और सर्विस टैक्स था। उनका भी क्या होता है? उनका भी हमारे को आईटीसी मिल जाता है। चलो मेरे को ये सुनाओ, जो लास्ट मैंने बताया था कि भाई ये अपना कौन कौन से टैक्सेस चले गए थे, सेंट्रल वाले टैक्सेस कौन कौन से गए थे वो बताओ। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, हाँ जी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्जेस एंड हाँ सेंट्रल सरचार्जेस चले गए थे, ठीक है। सीवीडी, 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 हाँ सीवीडी चला गया, ठीक है। सेंट्रल सेल्स टैक्स सेंट्रल सेल टैक्स चला गया, ओके है। और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिकल, हाँ जी वो भी चला गया था, मेडिसिन वाला, ठीक है। चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया बताया आपने। चलिए भाई, अब कल और कुछ तो कराया नहीं था तो आगे करवा देते हैं आपको। पेज नंबर 8 पे आ जाइए। तो नेक्स्ट बेटा टॉपिक है जो लिखा हुआ है डुअल जीएसटी। हमारा जो जीएसटी है इंडिया में जो आया है वो डुअल जीएसटी है। जैसे मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि कुछ फ्रांस जैसी कंट्री में जीएसटी आया था वो सिंगल जीएसटी था, बट ये जो अपने इंडिया का जीएसटी है वो डुअल जीएसटी है। डुअल जीएसटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सेम ट्रांजेक्शन पे दो टैक्स लगते हैं। कौन से दो टैक्स लगते हैं? सीजीएसटी भी लगता है और एसजीएसटी भी लगता है। देखो यही लिखा है कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि यहाँ पर दो तरह की सरकारें हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है और स्टेट गवर्नमेंट अलग है। तो फेडरल स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ पर डुअल जीएसटी लगता है। तो डुअल जीएसटी में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साइमल्टेनियसली टैक्स लगाते हैं, दोनों इकट्ठा टैक्स लगाते हैं, और ये जो है अपना इसको अपन बोलते हैं डुअल जीएसटी। इसके अलावा जो जीएसटी लगता है वो पूरे इंडिया पे लगता है इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। तो जो जीएसटी है वो सारे इंडिया पे लगता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, आपको ऑलरेडी पता ही है। इसके अलावा जैसे हम बताते हैं आपको कि इंट्रा स्टेट पे दो टैक्स लगते थे, आप सबको बताया हुआ है। कौन कौन से दो टैक्स लगते थे इंट्रा स्टेट पे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। देखो यही लिख रखा है यहाँ पे कि लेविड एंड कलेक्टेड बाय जो अपना स्टेट गवर्नमेंट। एसजीएसटी वो टैक्स होता है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, और अपना एक यूटी जीएसटी भी था, देखो लिख रखा है यूनियन टेरिटरी जो होती है वो लगाती है यूटी जीएसटी। तो यूटी जीएसटी होती है वो यूनियन टेरिटरी लगाती है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी आपको, वो ये था कि अगर यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है, अगर यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है, अगर यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है तो वहां पर कौन सा लगेगा? सीजीएसटी के साथ कौन सा लगेगा? हाँ, तो सीजीएसटी के साथ वहां पर क्या लगेगा बेटा? एसजीएसटी लगेगा। और अगर यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर है तो उस पर कौन सा लगेगा? यूटी जीएसटी लगेगा। तो ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। तो ये जो हमने टैक्सेस बताए हैं ये लगते हैं इंट्रा स्टेट पे। और इंट्रा स्टेट किसको बोलते हैं? जब एलओएस और पीओएस दोनों सेम स्टेट या सेम यूटी में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। तो दोबारा आप सारे बताएंगे बेटा इंट्रा स्टेट का क्या मतलब होता है। इंट्रा स्टेट किसको बोलते हैं? जब एलओएस, एलओएस मतलब क्या? लोकेशन ऑफ सप्लायर। और पीओएस मतलब क्या? पीओएस मतलब क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। ये दोनों अगर सेम स्टेट में होते हैं, अगर ये दोनों सेम स्टेट में होते हैं तो क्या लगता है? इंट्रा स्टेट बोलते हैं। और उस केस में कौन सा टैक्स लगता है? सीजीएसटी और, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। और अगर जो अपना क्या कहते हैं सेम यूटी में हो, चंडीगढ़ का बंदा चंडीगढ़ में सेल करेगा तो कौन सा लगता है? चंडीगढ़ का बंदा चंडीगढ़ में सेल करेगा तो सीजीएसटी और यूटी जीएसटी। उसको बोलेंगे तो उसको भी क्या? इंट्रा स्टेट बोलेंगे तो उसको भी इंट्रा स्टेट, बट लगता है उसमें यूटी जीएसटी। चलो जी नेक्स्ट अगली बात करते हैं। ये रेट्स बेटा देखो क्या है अपने जीएसटी के अंदर। मैंने आपको बताया था कि एक पहले रेट हुआ करता था 12% का, वो हट गया है। अब जो रेट बचे हैं वो है 5, 18
और 28 भी हट गया है, वो भी आप कट कर दीजिए, और 40 ये अपना रेट बचे हैं। अगर आईजीएसटी लगेगा, अगर आईजीएसटी लगेगा तो जैसे 5% लग रहा है, मान लो फूड पे लग रहा है, आईजीएसटी लग रहा है 5% लग रहा है, तो लेकिन अगर जब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा तो 5 की जगह वो कैसे लगेंगे, 2.5% लगेंगे। और यदि क्या कहते हैं अपन बात करेंगे 18% वाला, आईजीएसटी लगेगा तो क्या लगेगा 18%, और सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा तो 9%। ऐसी 40% की बात करेंगे उस केस में 20% लगेगा अपना सीजीएसटी एसजीएसटी, और अगर आईजीएसटी लगेगा तो 40%। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर जो रेट्स होते हैं वो प्रोडक्ट वाइज होते हैं। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ये होता है बेटा कि मान लीजिए कोई कंपनी है, जैसे मारुति का एग्जांपल दिया हुआ है, मारुति गाड़ी बेचती है, तो उसकी आउटपुट पे तो लगता है गाड़ियों के हिसाब से टैक्स। गाड़ियों के ऊपर जीएसटी का रेट क्या था 18%, तो छोटी गाड़ियों पे तो 18% लगता है। लेकिन इस गाड़ी को बनने के लिए क्या क्या खरीदा जाता है, टायर खरीदे जाते हैं, स्टील खरीदा जाएगा, और कुछ अपना और पार्ट्स खरीदे जाएंगे, तो इन पे सब पे अलग अलग रेट लग सकता है। किसी पे 28 लगेगा, किसी पे 18 लगेगा, किसी पे 5 लगेगा। तो मतलब जो जीएसटी है ना, वो ऐसा नहीं है कि एक इंसान की, एक पर्सन की सारी आउटपुट और सारी इनपुट पे सेम रेट लगे। जैसे पारस है, पारस की इनपुट पे तो हो सकता है 18% रेट भी हो, 5% रेट भी हो, और इसके अलावा 40% रेट भी हो। जैसे कि अगर पारस अगर बात करेंगे ये अपना जो टीवी वगैरह है, हो सकता है इस पे 40% रेट हो, और अपना जो हो सकता है कि हमारा जो मोबाइल खरीदा पारस ने, उसके ऊपर हो सकता है 18% रेट हो। तो पारस के इनपुट्स पे रेट अलग अलग हो सकते हैं, बट आउटपुट के ऊपर पारस का क्या रेट है 18%, सर्विसेज के ऊपर 18% होता है। तो जरूरी नहीं होता कि इनपुट और आउटपुट के रेट जो है वो क्या हो, सेम हो। तो क्या जो इनपुट के रेट अलग हैं, तो क्या उनका आईटीसी मिल जाएगा आउटपुट में? यस, मिल जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि रेट से फर्क नहीं पड़ता, आईटीसी का किससे फर्क पड़ता है? एक बेसिक सी चीज याद रखनी है आपको। वो क्या याद रखनी है कि भाई आउटपुट पे भी सेम गवर्नमेंट का टैक्स होना चाहिए जो इनपुट पे है। मतलब आउटपुट पे आपके सीजीएसटी है तो इनपुट पे भी सीजीएसटी है, दोनों का क्या मिल जाएगा आपको? आईटीसी। आउटपुट पे एसजीएसटी है, इनपुट पे भी एसजीएसटी है, दोनों का क्या मिल जाएगा? आईटीसी। तो मतलब सेम गवर्नमेंट का टैक्स होना चाहिए, तो आपको आईटीसी मिल जाता है। तो यहां पर स्टील का, टायर का, पिस्टन का, सबका आईटीसी मिल जाएगा मारुति को, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अब डेफिनेशन लिख रखी है बेटा इंटरेस्ट रेट की, तो आइए इंटरेस्ट रेट की डेफिनेशन बताता हूं। व्हेन एलओएस एंड पीओएस, बताओ, व्हेन एलओएस एंड पीओएस बोथ आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स, या फिर बोलो बोलो इंटरेस्ट रेट। तो हाँ जी, आप बताओ बेटा, आप तो अच्छे से पढ़ते हो, बताओ इंटरेस्ट रेट की क्या डेफिनेशन थी? लोकेशन ऑफ प्लेस नहीं, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड, चलो सारे बाकी बच्चे सारे बोलो, ये भी नहीं बता पा रही है। एलओएस एंड पीओएस बोथ आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स, टू डिफरेंट यूटीज, वन स्टेट वन यूटी। ये हुई ना बात। मतलब टू डिफरेंट स्टेट का मतलब ये है कि आप हरियाणा का बंदा पंजाब बेच रहा है तब भी इंटर स्टेट है। दूसरा, टू डिफरेंट यूटी, हरियाणा का बंदा अगर मान लो, हरियाणा का नहीं, चंडीगढ़ का बंदा लद्दाख बेच रहा है, वो भी क्या कहते हैं? इंटर स्टेट है। वन स्टेट वन यूटी, तो उस केस में जैसे कि मान लो वन स्टेट हो गया हरियाणा, वन यूटी हो गया चंडीगढ़, हरियाणा का बंदा चंडीगढ़ बेच रहा है तो भी क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट। तो देखो, टू डिफरेंट स्टेट्स, टू डिफरेंट यूटीज, वन स्टेट वन यूटी, तो उसको इंटरस्टेट बोला जाता है, और उस केस में जो है आईजीएसटी लगता है। और ये बताया था मैंने, आईजीएसटी जो है दो टैक्सेस को मिलाकर बनाया जाता है। कौन कौन से टैक्सेस? तो सीजीएसटी और एसजीएसटी को आपको बताया था। आईजीएसटी का आधा सीजीएसटी, वो आधा सीजीएसटी किसको मिलेगा? सेंटर को। और बाकी आधा एसजीएसटी वो किसको मिलेगा? स्टेट को। कौन से स्टेट को? डेस्टिनेशन वाले स्टेट को। और ये बताया था आपको, आईजीएसटी कलेक्ट कौन करता है? सेंटर करता है। आईजीएसटी सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। और लेविड बाय सेंटर, सेंटर लगाता है इसको, चार्ज सेंटर करता है, सेंटर इसको इकट्ठा करता है और उसके बाद जो है बांट देता है। सीजीएसटी वाला सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रख लेती है, और एसजीएसटी वाला जो हिस्सा होता है वो किसको दे दिया जाता है? डेस्टिनेशन वाले स्टेट को। फिर बेटा अपना ये अगला डायग्राम आया था। इस डायग्राम में क्या था? इस डायग्राम में आप ध्यान रखना, इस डायग्राम में ये था बेटा
कि फॉरेन टेरिटरी, फॉरेन से कोई सामान अगर इंपोर्ट किया जाता है तो उस इंपोर्ट के ऊपर भी जो है वो क्या कहते हैं, इंटरस्टेट माना जाता है उसको भी। हालांकि आप बोलोगे दो स्टेट तो है ही नहीं भाई, फॉरेन कंट्री भी दूसरा स्टेट माना जाएगा। तो अगर फॉरेन से इंडिया में कोई सामान आएगा उसको भी क्या कहते हैं अपन, इंटरस्टेट बोलते हैं, और वहां पर आईजीएसटी लगता है। ऑल्दो ये अपने सिलेबस में नहीं आएगा, उसकी टेंशन आप मत लो। दूसरा, स्टेट नंबर 1, ये क्या लिखा रखा है, ये ऐसे सर्कल घुमा रखा है, मतलब अगर एक ही स्टेट का सामान उसी स्टेट में बिके तो उसको अपन बोलते हैं इंट्रा स्टेट, और वहां पर क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। फिर स्टेट 1 का सामान अगर स्टेट 2 में बिके तो ये जो है क्या कहते हैं, अपना इंटरस्टेट बोलेंगे, और यहां पर क्या लगेगा, आईजीएसटी। इसके बाद स्टेट नंबर 2 आ गया, सेम स्टेट का सामान सेम स्टेट में बिकेगा, अगेन इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट, और क्या लगेगा यहां पर, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और उसके बाद स्टेट नंबर 2 का सामान अगर जो है बिकता है यहां पर यूटी विदाउट लेजिस्लेचर में, विदाउट लेजिस्लेचर मतलब जैसे चंडीगढ़, तो स्टेट नंबर 2 का सामान अगर चंडीगढ़ बिकता है उसको भी अपन इंटर स्टेट बोलेंगे, क्योंकि 1 स्टेट 1 यूटी, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 स्टेट 1 यूटी, इंटर स्टेट बोलते हैं, और उधर क्या लगेगा, आईजीएसटी। उसके बाद यूटी विदाउट लेजिस्लेचर जो होता है उसमें उसका सामान अगर फॉरेन में जाए, चंडीगढ़ से कुछ एक्सपोर्ट किया जाए, तो एक्सपोर्ट को भी क्या कहते हैं अपन, जो है आईजीएसटी लगाते हैं, वहां पर भी आईजीएसटी लगता है, ऑल्दो वो भी आपके सिलेबस में नहीं आएगा। ये जो है क्या कहते हैं अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा ये ऐसे सर्कल क्या घुमा रखा है, मतलब ये कि यूटी का सामान यूटी में बिके तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट, और उस पर भी क्या लगता है, सीजीएसटी और क्या लगता है, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। क्योंकि भाई इंट्रा स्टेट बोलते तो हैं लेकिन यूटी का यूटी में बिक रहा है तो उसको जो है यूटीजीएसटी लगता है। इसके अलावा अब देखो क्या लिख रखा है कि जो हमारा सीजीएसटी है वो तो पूरे इंडिया के लिए एक ही एक्ट है, सीजीएसटी, उसमें कोई अलग अलग एक्ट नहीं है, एक सिंगल एक्ट है। बट जहां तक अब बात करते हैं यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर कौन कौन सी है, तो ये 5 हैं बेटा, याद रखनी पड़ेंगी आपको। 5 यूटीज है विदाउट लेजिस्लेचर। बताओ जी 5 कौन कौन सी हैं। नंबर 1 चंडीगढ़, ठीक है। नंबर 2 अंडमान निकोबार, ठीक है। नंबर 3 लद्दाख, सारी ब्यूटीफुल है भाई, सारी घूमने की जगह है। चंडीगढ़ कितना अच्छा बढ़िया, ठीक है। लद्दाख आहा एक नंबर। उसके बाद तीसरी चीज अंडमान निकोबार, एक नंबर जगह है वो भी, मालदीव्स को फेल कर दे, ऐसी बढ़िया जगह। चौथी जो है क्या कहते हैं, वो मैं नहीं गया भाई, ये ऐसे ये दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, यहां कभी जाना नहीं हुआ और ना ही शायद कहीं घूमने की जगह है। इसके बाद लद्दाख, तो ये बेटा 5 हो गई, पहली अंडमान निकोबार, दूसरी लक्षद्वीप, तीसरी लद्दाख, एक हो गई चंडीगढ़। अच्छा इसके बारे में बताता हूं, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये बेटा जो है क्या कहते हैं, 2 नाम है। पहले देखो अंडमान एंड निकोबार, ये भी लग रहे होंगे 2 नाम है, ये एक ही, ठीक है। अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, एक आइलैंड में सप्लायर है और दूसरे आइलैंड का रेसिपिएंट है। एक आइलैंड का बंदा दूसरे आइलैंड में बेचेगा, बताओ उसके ऊपर क्या इंट्रा स्टेट लगेगा या इंटर स्टेट लगेगा, इंट्रा, क्योंकि वो चाहे आइलैंड अलग अलग हैं बट वो आते किस में है, एक ही यूटी के अंदर आते हैं, तो वहां पर उसको इंट्रा स्टेट बोलेंगे, और उस केस में लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं, यूटीजीएसटी, ठीक है। इसके बाद लक्षद्वीप हो गया, और उसके बाद लद्दाख हो गया, और उसके बाद अपना दादर नगर हवेली, इसके बारे में बात करते हैं। दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव पहले दोनों अलग अलग हुआ करते थे, आज से कुछ साल पहले की बात है, बट अब इन दोनों को एक कर दिया गया, मतलब अब एक ही यूटी है। एक यूटी होने का मतलब यह है कि भाई इन दोनों के अंदर मान लो कोई एक बंदा दादर नगर हवेली का है और वो सेल कर रहा है किसी पर्सन को जो कहां का है, दमन एंड दीव का, बताओ इसको इंट्रा स्टेट बोलेंगे या इंटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंट्रा बोलेंगे, क्योंकि दोनों एक ही हैं, यूटी एक ही है, और यहां पर क्या लगेगा, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक ही थे, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया गया है, अलग अलग। जम्मू कश्मीर जो है वो बन गया यूटी विद लेजिस्लेचर, और लद्दाख बन गया यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। अब जम्मू कश्मीर का बंदा अगर लद्दाख में सामान बेचेगा तो उसको इंट्रा बोलेंगे या इंटर, इंटर स्टेट बोलेंगे, इंटर स्टेट।
और इंटरसेट बोलेंगे तो क्या लगेगा वहां पर? आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको गिनाता हूं 3 ऐसे यूटीज हैं जो विद लेजिस्लेचर है, वहां पर जो है क्या कहते हैं, एसजीएसटी लगता है। जो यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर है वहां पर यूटीजीएसटी लगता है, और यूटीज विद लेजिस्लेचर वहां एसजीएसटी लगता है। वो 3 है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। इनका नाम याद रखना। टोटल मैंने 8 नाम याद करवा लिए। फटाफट से बताओ 8 नाम कौन कौन से हैं। पहला अंडमान, हाँ तो पहले तो मैं बता रहा हूं यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, उसके बाद बताऊंगा आपको यूटी विद लेजिस्लेचर। तो पहले विदाउट वाले हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है, ये 5 तो हैं यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, और उसके बाद 3 जो हैं वो हैं यूटी विद लेजिस्लेचर। वो 3 कौन कौन से हैं? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, यहां पर वही सारी समरी लिखी हुई है, अपने आप पढ़ लेना आप। उसके बाद आते हैं ये प्रोसेस ऑफ टैक्स वाले टॉपिक पे, जो आपको ऑलरेडी करा दिया गया है, मैंने बता दिया था प्रोसेस ऑफ टैक्स। इसमें चलो थोड़ा सा एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले क्या होता है बेटा, जब भी कोई टैक्स लगना होता है तो एक चार्जिंग इवेंट होती है। चार्जिंग इवेंट जैसे कि जीएसटी के अंदर चार्जिंग इवेंट पता है क्या है? सप्लाई। सप्लाई जो है उसका नाम है। तो सप्लाई जब भी होगी तो उसके बाद जो है अपना क्या लगता है, जीएसटी जो है वो लग जाता है। उसके बाद लगने का मतलब क्या? लगने के बाद जो है इनवॉइस बनता है। इनवॉइस में अपन जीएसटी निकालते हैं, वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? रेट से, तो अपना निकालते हैं। उसके बाद जो है अपना अपन पेमेंट करते हैं मंथली। मैंने आपको बताया था कि हर महीने जो है क्या कहते हैं, अपना सारे इनवॉइस बनते रहते हैं, और महीना जब खत्म होता है उसके बाद क्या हो जाती है? पेमेंट। महीना खत्म होने के बाद कौन सी तारीख को होती है वो सारी बातें मैंने आपको बताई नहीं थी, जो आगे रिटर्न चैप्टर वगैरह में बताएंगे। पेमेंट होती है, पेमेंट होने के बाद रिटर्न भरी जाती है, और रिटर्न फिर गवर्नमेंट का ऑफिसर जो है वो क्या कहते हैं, वेरीफाई करता है। वेरीफाई करता है रिटर्न को। हाँ जी, तो ये हो गया बेटा। इसके बाद हाँ, तो वेरीफाई, ऑफिसर ना रिटर्न को वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने का मतलब होता है कि भाई ऑफिसर रिटर्न को चेक करेगा, अगर आपने रिटर्न गलत भरी होती है तो फिर आपको नोटिस वगैरह आ सकता है। वही लास्ट 6 पॉइंट में लिख रखा है, नोटिस। अच्छा, यहां पर रिटर्न का मैंने आपको बताया था, रिटर्न का फायदा क्या होता है? गवर्नमेंट को पता लग जाता है रिटर्न के, अपना रिटर्न के बाद, कि भाई ये जो टैक्स निकाला है उसने, ये 1 लाख रुपए टैक्स निकाला, 1 लाख रुपए टैक्स जमा कराया इसने, वो कैसे निकाला इसने, कितनी सेल थी इसकी, कौन से रेट का गुड्स था, क्या क्या सामान बेचा है, ये सारी चीजें रिटर्न में जाती हैं। तो इसलिए रिटर्न भरना भी जरूरी होता है। तो टैक्स, आप तो बोलोगे सर टैक्स भर दिया, रिटर्न क्यों भरवाते हैं? इसलिए भरवाते हैं भाई, टैक्स तो भर दिया, गवर्नमेंट को पता तो चले कि आखिर तूने टैक्स निकाला कैसे है। तूने रैंडमली 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिया गवर्नमेंट के, पता कैसे चलेगा गवर्नमेंट को कि आपने वो 1 लाख रुपए निकाले कैसे हैं? तो आज जो है क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब मुझे कराना है वो है आईटीसी का टॉपिक। और आईटीसी का टॉपिक जो है वो मैं आपको कराता हूं। तो अभी आईटीसी में जो मैं बात करूं, ये बात तो मैंने सबको बता दी है। सबसे पहले सेल टैक्स था, और सेल टैक्स के अंदर आप जानते हो कि आईटीसी नहीं मिलता था। यानी कि जो सेल टैक्स था वो जो है क्या अपना कॉस्ट में ऐड होता था, उसका जो आईटीसी था वो आउटपुट टैक्स में से आप माइनस नहीं कर सकते थे। फिर आया था वैट। वैट में क्या था? आईटीसी मिलता था, वैट का क्रेडिट आप वैट से डिस्क कर सकते थे, लेकिन समस्या वहां पर यह थी कि वैट का क्रेडिट आप एक्साइज से नहीं कर सकते थे, एक्साइज का वैट से नहीं कर सकते थे, ये सारी दिक्कतें थी। फिर उसके बाद जो है अब आया जीएसटी। जीएसटी में क्या है, कल मैंने आपको बताया था कि सीजीएसटी वाला सीजीएसटी से एडजस्ट कर सकते हो, एसजीएसटी वाला एसजीएसटी से कर सकते हो, आईजीएसटी वाला आईजीएसटी से भी कर सकते हो। ठीक है, सपोज कीजिए कोई परचेज भी इंट्रा कर रहा है, सेल भी इंट्रा कर रहा है, तो इस केस में उसके परचेज पे कौन से लगेंगे टैक्स? सीजीएसटी, एसजीएसटी। सेल पे कौन से लगेंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि सेल भी इंट्रा कर रहा है, दोनों इंट्रा है, परचेज भी इंट्रा, सेल भी इंट्रा। कौन से लगेंगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो सीजीएसटी का आईटीसी किस में से मिल जाएगा? सीजीएसटी में से। एसजीएसटी का किस में से मिल जाएगा? एसजीएसटी में से। तो खैर ये डायग्राम बनाना नहीं है, बस वैसे बता रहा हूं आपको कि अगर कोई परचेज भी इंट्रा कर रहा है और सेल भी इंट्रा कर रहा है तो यहां पर लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, और आउटपुट पे भी होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम ना एक स्टेटमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने से पहले एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उस स्टेटमेंट में लिखते हैं सबसे पहले आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। कल आपको बताया था ना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या होती है।
आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है जो उसकी सेल है, सेल को अपन यहां पर जीएसटी में क्या बोलते हैं? आउटपुट। क्या बोलते हैं इसको? आउटपुट। तो आउटपुट के ऊपर जो भी टैक्स लगा है, आउटपुट के ऊपर जो भी टैक्स लगा है वो गवर्नमेंट को जमा कराना है, इसको क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो यहां पर देखा जाएगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जमा कराना है गवर्नमेंट को। 2 कॉलम बना लिए मैंने। मान लो ये अमाउंट सीजीएसटी की पे करनी है, ये एसजीएसटी की पे करनी है। इसमें से क्या माइनस कर सकते हैं बेटा? इसमें से क्या माइनस कर सकते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी इनपुट्स, परचेज को क्या बोलते हैं अपन? इनपुट्स। उस इनपुट पे क्या लगता है? टैक्स। और उसका हमें क्या मिल जाता है? क्रेडिट मिल जाता है। यानी कि अपन जो है उस टैक्स को यूज कर सकते हैं हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से माइनस करने के लिए। तो आईटीसी माइनस कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था सीजीएसटी वाला सीजीएसटी में से, एसजीएसटी वाला एसजीएसटी में से, आपस में नहीं कर सकते। ठीक है। अब आप बोल लोगे सर फिर जीएसटी आने का फायदा क्या हुआ? पहले भी यही होता था कि सेंटर वाला सेंटर में, स्टेट वाला स्टेट में। फायदा यह हुआ कि अब उस बंदे की आउटपुट पे भी दोनों टैक्स होंगे, सेंटर का स्टेट का, और इनपुट पे भी दोनों टैक्स होंगे, सेंटर का स्टेट का। तो इसीलिए कैस्केडिंग ऑफ टैक्स नहीं होगा। सेंटर वाला सेंटर से मिल जाएगा और स्टेट वाला स्टेट से मिल जाएगा। ठीक है। अब आते हैं अगली चीज पे, और वो अगली चीज है बेटा, अगर मान लो इसकी जो सेल है वो तो है इंट्रा, बट परचेज हो गई इंटर, अब क्या होगा? परचेज हो गई इंटर, अब क्या होगा? यहां लग जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, बट आईटीसी हमारे पास किसका होगा? आईजीएसटी। तो क्या आईजीएसटी वाला अपन आईजीएसटी में इसमें से कर पाएंगे? तो इसका आईटीसी अपन कर पाएंगे, आईजीएसटी वाला अपन सीजीएसटी से भी कर पाएंगे और एसजीएसटी से भी कर पाएंगे, दोनों में से अलाउड है। अब तीसरा केस, इससे उल्टा कर देते हैं। क्या करें इससे उल्टा? बोलो। परचेज क्या कर दें? परचेज कर देते हैं इंट्रा, और सेल कर देते हैं इंटर। तो यहां पर जो है क्या लग जाएगा? आईजीएसटी, और यहां पर क्या? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो अब बताओ, अब एक कॉलम बनेगा, उस एक कॉलम के अंदर अपना आएगा आउटपुट पे तो क्या है? आईजीएसटी है आउटपुट पे तो, और इनपुट में आईटीसी में क्या है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो क्या हम आईटीसी आईजीएसटी की लायबिलिटी में से, क्या हम आईजीएसटी की लायबिलिटी में से सीजीएसटी का आईटीसी यूज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। तो सीजीएसटी का भी हम यूज कर सकते हैं। क्या एसजीएसटी का कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। एसजीएसटी का भी कर सकते हैं। तो भाई क्या कर नहीं सकते? सब कुछ तो कर सकते हैं। आप जो है क्या कहते हैं, आईजीएसटी का आईटीसी दोनों में यूज कर रहे हो, सीजीएसटी का आईटीसी भी आप आईजीएसटी में भी यूज कर रहे हो, सीजीएसटी में भी यूज कर रहे हो, सब तो कर रहे हो। क्या नहीं कर सकते? सिर्फ एक काम नहीं कर सकते, सीजीएसटी का एसजीएसटी में नहीं कर सकते और एसजीएसटी का सीजीएसटी में नहीं कर सकते। बाकी सब कुछ आपस में एडजस्ट हो सकता है। अब देखो समरी वो ये है, आईजीएसटी वाला 3 जगह एडजस्ट हो सकता है। कौन कौन सी 3 जगह? आईजीएसटी में, सीजीएसटी में, एसजीएसटी में। वो ऑलराउंडर है, हर जगह एडजस्ट हो जाता है। दूसरा जो है क्या कहते होता है, सीजीएसटी, वो 2 जगह होता है, उसका झगड़ा है एसजीएसटी से। वो सीजीएसटी में भी हो जाता है और आईजीएसटी में भी हो जाता है, बट किससे नहीं होता? एसजीएसटी में नहीं होता। तीसरा एसजीएसटी, वो कहां कहां हो जाता है? एसजीएसटी में भी हो जाता है, आई में भी हो जाता है, कहां नहीं होता? सी में नहीं होता। बस खत्म, टॉपिक खत्म। अब बट इनकी ना एक टेबल है, वो टेबल बनानी है आपको। अब मैं जो लिखवाऊंगा टेबल वो बनानी है। इसको ना यूज करने की ना एक सीक्वेंस है जो गवर्नमेंट ने दी हुई है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई ऐसे तुम लड़ाई कर बैठोगे, कोई पहले सीजीएसटी का यूज करेगा, कोई पहले एसजीएसटी का यूज करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई बंदा है, इसने सामान बेचा, देख लेना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं। और रेड पेन जो है क्या कहते हैं, वो लेने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी पेन यूज कर सकते हो। मैं तो वैसे ही जो मेरे सामने आ गया वो मैंने यूज कर लिया। मान लो ये सेल कर रहा है, इंट्रा भी सेल कर रहा है और इंटर, दोनों तरह की सेल है। तो आउटपुट पे टैक्स हो जाएगा इसका कौन कौन सा? आईजीएसटी भी, सीजीएसटी भी, एसजीएसटी भी। इनपुट भी दोनों है इसकी, इंट्रा भी परचेज कर रहा है और इंटर भी परचेज कर रहा है। क्या ऐसा हो नहीं सकता? हो सकता है भाई। जेठालाल चंपकलाल गधा
रामसंग से भी सामान खरीदता है तो हो सकता है रामसंग की फैक्ट्री वहीं हो, महाराष्ट्र में इंट्रा भी हो सकता है। और वो क्या कहते हैं अपना दूसरे सिटी से भी सामान खरीदता है, कोलकाता से भी सामान मंगवाता है बबीता जी के देश से, तो वहां से भी आता है सामान, इंटर भी हो सकता है। तो इसीलिए इनपुट पे जो है क्या कहते हैं अपना IGST भी लग रहा है, CGST भी लग रहा है और SGST भी लग रहा है। तो ये है। अब क्या कहते हैं, तो ये आ गया भाई। अब इसके बाद अगली बात पे आते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि हाँ, तो आउटपुट पे भी तीनों टैक्स हैं, इनपुट पे भी तीनों टैक्स हैं। तो अब हम बनाते हैं एक टेबल, उस टेबल को बोलते हैं नेट टैक्स लायबिलिटी, उसको बोलते हैं नेट टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी। और इस टेबल में बच्चों, नेट टैक्स लायबिलिटी के टेबल में 3 कॉलम होते हैं बेटा, 3 कॉलम होते हैं। एक कॉलम होता है बेटा IGST का, दूसरा कॉलम होता है CGST का और तीसरा कॉलम होता है SGST का। कॉलम बेटा आप या तो इस सीक्वेंस से बना सकते हो या फिर आप बना सकते हो पहले CGST कर लो, SGST कर लो, पहले पे CGST फिर SGST और लास्ट में IGST, ऐसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बट मैं हमेशा यही फॉर्मेट बनवाता हूं। तो पहले IGST फिर CGST फिर SGST। ऐसे क्यों बनवाता हूं, इसका लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि सबसे पहले तो आप लिख लो कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कौन कौन सी है। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कौन कौन सी है, हमारे पास तीनों है। यहां मैंने क्या कहते हैं अपना क्रॉस मार्क कर दिए। क्रॉस मार्क करने का मतलब यहां कोई अमाउंट आएगी। तो हमारे पास आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तीनों है। IGST की भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, CGST। अच्छा, ये नोट कहां करना है, अगेन मैंने आपको बताया हुआ है कि आपकी बुक के हर चैप्टर के पीछे 5-5 पेज मैंने ब्लैंक छोड़े हुए हैं और उस जगह पर आप नोट कर सकते हो। और वैसे आप इधर भी नोट कर सकते हो क्योंकि ये टॉपिक अपना यहीं इसी का टॉपिक है। तो यहां पर भी आपके पास स्पेस है, इतने स्पेस में भी आ जाएगा, यहां पर भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तीनों है। तीनों कौन कौन सी, IGST भी है, CGST भी है, IGST भी है, CGST भी है और SGST भी है। हमारी गवर्नमेंट का कहना है इसमें से आपको ITC माइनस करना है। लेकिन सबसे पहले जानते हो बच्चों कौन सा ITC खत्म करना है? IGST जो है ना, वो ITC ऐसा है जो दोनों को मिलाकर बना है, वो लफड़े वाला है, पहले इसी को खत्म करो। तो इसीलिए सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी ड्यूटी है IGST को यूज करना पड़ेगा। आपके पास बच्चों दोनों ITC पड़े हैं, लेकिन फिर भी कौन सा यूज करना पड़ेगा पहले? किसने बोला है? गवर्नमेंट ने। तो करना पड़ेगा, एक्ट में लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है, तो वो आपको करना पड़ेगा। एक्ट की लैंग्वेज भी अगर आपको पढ़नी हो वो मैंने यहां लिख रखी है, आप पढ़ सकते हो। ये सारा कुछ लिखा हुआ है यहां पर कि कैसे अपना जो है आपको मिलेगा। देखो लिखा भी होगा, फर्स्ट IGST शुड बी यूटिलाइज, वो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले IGST यूज करना है, वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि पहले IGST यूज करना है। बस वही बात है कि मैं आपको यहां पर समरी करके लिखवा रहा हूं। तो पहले IGST यूज करना है। सेकंड आपको यूज करना है CGST, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट वाला यूज करना है और लास्ट में यूज करना है SGST। मेरे कई सारे क्लाइंट हैं जिनका ना SGST तो बचा रह जाता है, वो यूज ही नहीं हो पाता क्योंकि सबसे लास्ट में यूज करना है, और उनका CGST खत्म हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है। तो CGST जो है वो क्या कहते हैं आपको सेकंड नंबर पे यूज करना है, थर्ड नंबर पे SGST यूज करना है। अब बात आती है IGST पहले यूज करना है, लेकिन कहां? पहले क्या मैं SGST में कर लूं, पहले क्या मैं यहां कर लूं, पहले क्या मैं यहां कर लूं? क्योंकि तीनों जगह कर सकते हो। तीनों जगह कर सकते हो, तो तीनों में से कहां यूज करें? तो सबसे पहले हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि सबसे पहले IGST यूज करना है आपको। कहां पर? IGST में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट IGST को यूज करना है। कहां पर? IGST। जब भी आपको मदद चाहिए होती है पहले अपने घर वालों के पास जाते हो, इसीलिए IGST पहले अपने घर वाले के पास जाएगा, IGST के पास। अगर वहां मदद नहीं मिल पाएगी
फिर वो दूसरों के पास जाएगा, फिर वो जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी के पास। बट सीजीएसटी और एसजीएसटी में कहां करें, पहले सीजीएसटी में करें या पहले एसजीएसटी में करें? ये कहते हैं एनी रेशियो, एनी सीक्वेंस। मतलब दोनों में से, दोनों जगह में से कहीं मर्जी यूज कर लो, एनी सीक्वेंस एनी रेशियो, दोनों जगह में से कहीं भी यूज कर लो। सीजीएसटी में करना चाहो सीजीएसटी में यूज कर लो, एसजीएसटी में करना चाहो एसजीएसटी में यूज कर लो। एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे पास 1 लाख का क्रेडिट था आईजीएसटी का। कितने क्रेडिट था मेरे पास? 1 लाख। 1 लाख में से 50 यूज हो गया आईजीएसटी में, कितना बच गया? 50। वो 50 में पहले कहां यूज करूं? सीजीएसटी में कहीं भी कर सकता हूं। तो मान लो 50 में से सारा 50 का 50 मैं सीजीएसटी में यूज कर लेता हूं और एसजीएसटी में 0 करता हूं, क्या चलेगा? यस। 50 का 50 में एसजीएसटी में यूज कर लेता हूं, सीजीएसटी में कुछ भी यूज नहीं करता, चलेगा? यस। 25-25 कर दूं? यस। 40-10 कर दूं? यस। कैसे मर्जी कर सकता हूं। बस ये ध्यान रखना कि पहले कहां यूज करना है? आईजीएसटी। हां, आईजीएसटी की लायबिलिटी खत्म हो जाए तभी आगे यूज करना है। मतलब ये कि मान लो यहां आईजीएसटी की लायबिलिटी थी, ये लायबिलिटी नहीं लिखनी। मान लो यहां 60,000 रुपए थी और आपके पास 1 लाख का आईटीसी था, आपने 50,000 यहां यूज कर लिया और आप कह रहे हो बाकी 50,000 मैं यहां यूज कर लूं। नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्यों? पहले आपको आईजीएसटी वाला कहां यूज करना है? आईजीएसटी। अगर आईजीएसटी की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म, 0, तभी आप उसको कहां यूज कर सकते हो? सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी में यूज कर सकते हो। बताओ जी, पहला रूल समझ आया आपको? बताओ क्या रूल है? सबसे पहले कौन सा आईटी यूज करना है? आईजीएसटी। कहां यूज करना है? आईजीएसटी में। जब वो खत्म हो जाए फिर उसके बाद आप कहां यूज कर सकते हो? सीजीएसटी या एसजीएसटी में यूज कर सकते हो। इन एनी रेशियो, इन एनी सीक्वेंस। ये है बेटा। अब सेकंड नंबर पे कौन सा यूज करना है? सीजीएसटी। कहां यूज करना है? हमेशा याद रखना, पहले मदद किससे मांगोगे? घर वालों से। तो इसीलिए बॉयफ्रेंड के पास नहीं, पहले घर वालों के पास जाना है। अब घर वाले जो है क्या कहते हैं, अपना ना मदद कर पाए फिर बॉयफ्रेंड के पास जा सकते हो, उसके बाद आप यहां जा सकते हो। अपना सॉरी, ये आ गया फर्स्ट नंबर पे यहां करोगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे यहां करोगे। फर्स्ट नंबर पे मतलब सेकंड के अंदर फर्स्ट नंबर पे यहां करोगे और सेकंड नंबर पे यहां करोगे। थर्ड नंबर, क्या सीजीएसटी वाला एसजीएसटी में कर सकते हो? नो। पानी बना दो यहां पे। हाँ, पानी बना दो, लाल पानी। मतलब पानी, मतलब यहां पर ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां यूज नहीं कर सकते। अब अगली बात आते हैं एसजीएसटी। एसजीएसटी पहले कहां यूज करोगे? एसजीएसटी में। हाँ, पहले घर पे। वेरी गुड। घर वालों ने मदद नहीं करी तो उसके बाद सीजीएसटी से नहीं जा सकते, उससे वो अपना आपका दोस्ती नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है, उस पर नहीं जा सकते। तो आईजीएसटी के पास जाओगे, वहां यूज कर लोगे। सेकंड नंबर पे आप यहां यूज कर लोगे और ये आपका हो जाएगा। तो लास्ट में बच जाएगा कि आपको कितना टैक्स ई कैश लेजर के थ्रू पे करना है। ई कैश लेजर क्या होता है बेटा? जैसे आप सारे बच्चे अकाउंट्स में लेजर बनाते हो, आप लेजर बनाते हो अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स बनाते हो, ऐसे ही हम टैक्स वाले यानी कि जो जीएसटी का डिपार्टमेंट है वो जीएसटी की वेबसाइट पे लेजर बनाता है। जीएसटी की वेबसाइट पे जो है क्या कहते हैं, वो लेजर बनाता है और वो 3 तरह के लेजर बनाता है। एक होता है लायबिलिटी लेजर, एक होता है आईटीसी लेजर, उस आईटीसी लेजर को बोलते हैं ई क्रेडिट लेजर। 3 तरह के लेजर बनाता है दोस्तों। कितने तरह के? 3। पहला कौन सा? लायबिलिटी, उसको बोलते हैं ई लायबिलिटी रजिस्टर। लेजर को ना, लायबिलिटी वाले को रजिस्टर बोलते हैं, लेजर नहीं बोलते, रजिस्टर बोलते हैं। बात एक ही है, रिश्ता वही सोचना ही। ई लायबिलिटी रजिस्टर। दूसरा जो है क्या कहते हैं अपना, वो होता है आईटीसी वाला, उसको अपन बोलते हैं ई क्रेडिट लेजर। वहां रजिस्टर नहीं बोलते, वहां जो है लेजर बोलते हैं। ई क्रेडिट लेजर, ई क्रेडिट लेजर। क्रेडिट का मतलब आईटीसी का लेजर, जो हमें बताएगा कि हमारे पास कितना आईटीसी पड़ा है। और तीसरे वाले को क्या बोलते हैं? ई कैश लेजर,
जो हमारे को बताएगा कि कैश कितना पड़ा है। अब आप बोलोगे सर बार बार ई क्या बोली जा रहे हो? ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ये सारे जो लेजर बन रहे हैं वो कहां बन रहे हैं? वेबसाइट पे, ठीक है, वेबसाइट पे बन रहे हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो ये लेजर बनते हैं। तो अपने को क्या करना पड़ता है कि जब पेमेंट करनी पड़ेगी अपने को जीएसटी की, तो सबसे पहले इस लेजर में पैसा ऐड करना पड़ता है, फिर पेमेंट होती है। जैसे आपको पेटीएम, पेटीएम सुना आपने? पेटीएम, पहले पेटीएम का ना वॉलेट होता था, वॉलेट। उस वॉलेट में क्या था कि वो बैंक की तरह नहीं था। बैंक में तो क्या होता है, आजकल यूपीआई आ गया। जब पुराने जमाने की बात है, जब यूपीआई नहीं होता था, तो उस जमाने के अंदर ना पेटीएम ने वॉलेट लॉन्च किया था। बहुत बढ़िया सुविधा थी। मैं तो अपना जब भी कहीं मार्केट निकलता था तो कभी कैश कैरी नहीं करता था, कौन पर्स कैरी करे, तो मैं मोबाइल ही लेके, मोबाइल तो सबके पास होता ही है, मोबाइल होता था। और वो पहले पेटीएम के वॉलेट में 2-4 हज़ार पड़े होते थे, तो मान लो कहीं रुके, कुछ खाया, गोलगप्पे खाए, वो पेटीएम कर दिया। तो ये सिस्टम चलता था। तो उसमें क्या होता है कि छोटी छोटी ट्रांजैक्शन जो होती है ना, वो बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होती है ना, फिर सीए को समस्या होती है। सीए को ना उसकी एंट्री पास करनी पड़ती है, क्योंकि सीए आपकी बैंक स्टेटमेंट लेता है और उसके ना फिर पूछता है सीए आपसे, ये कहाँ खर्च किए, ये कहाँ खर्च किए। अब मान लो आपने 20 रुपए के गोलगप्पे खाए, क्या बोलोगे सीए को? 20 रुपए कहाँ खर्च किए? गोलगप्पे अकाउंट डेबिट टू। एंट्री बेचारा कैसे दिक्कत होगी उसको पास करने की। इसीलिए जो भी मेरे पैटी एक्सपेंस होते थे, पैटी कैश एक्सपेंस, जैसे कि भाई गोलगप्पे हो गया, या फिर अपना नारियल पानी हो गया, या फिर अपना कोई भी कुरकुरे खाए, कुछ भी इस तरह से, या 200 रुपए का रिचार्ज होता है हर महीने का, 250 रुपए का रिचार्ज होता है, या मेरा वाईफाई का रिचार्ज होता है, ये छोटे मोटे खर्चे मैं पहले ही 5,000 रुपए पेटीएम में ऐड करके छोड़ देता था, और फिर वो हर महीने वो 5,000 10,000 जो है वो खर्च करता रहता था, छोटे मोटे खर्चे। तो ये था। तो ऐसे ही यहां पर है सिस्टम। ये क्या सिस्टम है कि गवर्नमेंट कहती है कि हर महीने आपको टैक्स पे करना है, एक काम करो, ई कैश लेजर में पहले ही पैसा ऐड करके छोड़ दो। ई कैश लेजर के अंदर पहले ही आप 1,00,000 2,00,000 रुपए ऐड करके छोड़ दो, और फिर आप उसके अंदर से क्या करते रहना, हर महीने टैक्स पे करते रहना। तो क्या हम अपना ऐसा कर सकते हैं कि मान लो आज ही टैक्स भरना है और आज ही ई कैश में पैसा ऐड करें? यस, वो भी कर सकते हो। बट इजीनेस के लिए गवर्नमेंट ने एक लेजर बना के दे दिया, एक तरह से वॉलेट बना के दे दिया कि आप इसमें पैसा ऐड करके छोड़ दो, और बाद में आप जो है पेमेंट करनी हो तो इसमें से कर लेना। ये पैसा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। एक तरह से पैसा किसको मिल गया? गवर्नमेंट को मिल ही गया। क्या आप रिफंड ले सकते हो? यस। क्या पेटीएम के वॉलेट में से पैसा निकलवा सकते थे? यस। तो यहां से भी आप रिफंड ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है ये आपका वॉलेट ही है भाई, इसको वॉलेट समझो। जैसे अब मेरे घर पे जो पैसे पड़े हैं, लेकिन मैं पर्स में सारे थोड़ी उठा के लाता हूं। मान लो घर में मेरे 4 लाख रुपए पड़े हैं, तो मैं 4 लाख थोड़ी उठा के लाऊंगा यहां पर बैग के अंदर। इसमें तो मैं 4,000 रुपए उठा के नहीं लाऊंगा, 1,000 रुपए लेके आऊंगा, 2,000 रुपए लेकर आऊंगा। तो मतलब ये कि भाई हम भी तो अपने वॉलेट में कुछ पैसे लेकर आते हैं। ऐसे ही आपके बैंक अकाउंट में चाहे 10 लाख पड़े हो, आप जीएसटी के अकाउंट में 1,00,000 2,00,000 रुपए ऐड करके छोड़ दो, जब भी आपको टैक्स पे करना उसमें से पे कर देना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने वॉलेट की सुविधा दी है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ई कैश लेजर। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? एक चालान बनाने का, चालान बनाकर इस ई कैश लेजर के अंदर जो है अपना पैसा ऐड करके छोड़ देने का। चालान जो है कैसे बनाया जाता है, वो सारी बातें मैंने आपको शायद थोड़ी बहुत बताई थी कि वेबसाइट पे जाकर, जो जीएसटी की वेबसाइट है, वहां जाके चालान बनता है। चालान के अंदर जो है वो गवर्नमेंट का अकाउंट नंबर वगैरह लिखा होता है, और जो पैसा डलवा रहा है उसका भी अकाउंट लिखा होता है कि मेरा, मान लो मैं चालान जनरेट कर रहा हूं तो मेरा जीएसटी नंबर लिखा होगा। तो जब मैं पैसा डलवाऊंगा तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि किसने पैसा डलवाया है। गवर्नमेंट के अकाउंट में मैं पैसा डलवाऊंगा, वो चालान लेकर जाऊंगा बैंक में, तो अपना पता लग जाएगा गवर्नमेंट को ये पैसा किसने डलवाया है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि इस जीएसटी नंबर वाले बंदे ने पैसा डलवाया है। गवर्नमेंट मेरे को निखिल मुंजाल के नाम से तो नहीं जानती, किस नाम से जानती है? जीएसटी नंबर से। तो जीएसटी नंबर उसमें लिखा होगा चालान में, तो जब मैं बैंक में जाकर चालान भरूंगा तो उस केस में वो पैसा जो है वो कहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा? ई कैश लेजर में। जैसे ही गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जाएगा, वैसे ही वो कहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा? ई कैश लेजर में। जैसे आप 1,00,000 रुपए बैंक अकाउंट में जमा कराना हो, अभी मान लो मेरे बैग में 1,00,000 रुपए है, जाऊंगा मैं बैंक में जमा कराऊंगा, तो उसी टाइम क्या हो जाएगा? उसी टाइम मेरे बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। मैं अपना क्या करूंगा, ये मेरे यहां पर एक्सिस बैंक की ऐप है, मोबाइल ऐप, उसको खोलूंगा। अभी बेचारे उसमें 7,000 रुपए पड़े हैं, तो जैसे ही मैं उसको ओपन करूंगा और कहूंगा कि हाँ जी हाँ हाँ ठीक है, आ गए 1,00,000 रुपए। तो ऐसा ही होता है ना कि हम अपना क्या करते हैं, हम अपना जब भी जाते हैं कैश लेकर वो बैंक में जमा कराते हैं, घंटे बाद जो है आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, हाँ जी पैसे आ गए, या मैसेज आ जाता है आपको।
सिमिलरली यहां पर होगा कि आप क्या करोगे, गवर्नमेंट के अकाउंट में जैसे ही जमा कराओगे पैसा, आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में ऐड होगा। जैसे ही गवर्नमेंट के अकाउंट में ऐड होगा पैसा, वो गवर्नमेंट कहां रिफ्लेक्ट कर देगी, उसको ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर देगी, और आपको पता लग जाएगा हाँ जी ये मेरे वैलेट में पैसे आ गए, अब मैं इसको यूज कर सकता हूं कहां पर, गवर्नमेंट का क्या पे करने के लिए, टैक्स पे करने के लिए। कौन सा टैक्स, जीएसटी, ठीक है, जीएसटी पे करने के लिए। और इस ई कैश लेजर में भी क्या करना पड़ता है, अलग अलग जगह पैसा जमा कराना पड़ता है। मतलब आईजीएसटी पे करना है तो पैसा आईजीएसटी में जमा कराओ, सीजीएसटी पे करना है सीजीएसटी में जमा कराओ, एसजीएसटी पे करना है एसजीएसटी में जमा कराओ। जो चालान होता है ना, चालान, उसके ऐसे 3 कॉलम होते हैं, आईजीएसटी का अलग, सीजीएसटी का अलग, एसजीएसटी का अलग। तो तीनों जगह जो है पैसा आप जमा करा सकते हो। अगर आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी है, आप आईजीएसटी में जमा कराओ, सीजीएसटी के सीजीएसटी में जमा कराओ, एसजीएसटी के एसजीएसटी में जमा कराओ। तो इस तरह से उसमें पैसा पड़ा होता है, और उसको यूज करके अपन यहां क्या कर देते हैं, पेमेंट। तो ये यूज करके अपन इसकी पेमेंट कर देते हैं। तो आई होप आप सीख गए होंगे कि भाई ई कैश क्या होता है, ठीक है। लेकिन आपने को अभी ये ई कैश लेजर के बारे में और भी डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, जब हमारा पेमेंट नाम से चैप्टर आएगा वहां पढ़ाऊंगा। बट अभी सिर्फ आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, ये आ सकते हैं क्वेश्चन कि भाई आप निकालो कि कैश में कितनी पेमेंट करेगा। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जेठालाल एक सप्लायर है, कैश में कितनी पेमेंट करेगा। तो भाई कैसे निकालोगे कैश में कितनी पेमेंट करेगा, आप सबसे पहले उसकी क्या निकालोगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। फिर क्या निकालोगे, उसके पास आईटीसी कितना अवेलेबल है। फिर आप क्या करोगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से क्या माइनस कर दोगे, आईटीसी। जो बच जाएगा इसका मतलब वो कैसे पे करेगा, कैश में पे करेगा, जीएसटी कैश में पे करेगा। सारी बात समझ आती है बेटा। तो दोबारा बताओ मेरे को, सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, आउटपुट टैक्स, उसमें से फिर क्या माइनस करेंगे, तो फिर जो बचेगा वो हम पे करेंगे बाय यूजिंग ई कैश लेजर। तो ये वाली बात है। अब यही थ्योरी यहां लिख रखी है, वो अपने आप पढ़ लेना, बाकी कोई जरूरत भी नहीं है ज्यादा ध्यान देने की। मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले कौन सा आईटीसी यूज होना है। तो बताइए बेटा, सबसे पहले कौन सा आईटीसी यूज होना है, आईजीएसटी। कहां पर, उसके बाद पहले आईजीएसटी में, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी में, इन एनी रेशियो, इन एनी सीक्वेंस। उसके बाद सेकंड नंबर पे सीजीएसटी, सीजीएसटी यूज करना है। कहां यूज करना है, सीजीएसटी में। उसके बाद क्या यूज करना है, नहीं, पहले सीजीएसटी में यूज करना है, उसके बाद आईजीएसटी में। उसके बाद एसजीएसटी यूज करना है। कहां यूज करना है, एसजीएसटी में, और उसके बाद आईजीएसटी में। स्वाहा। चलो जी, अब करते हैं ये एग्जाम्पल, अच्छे बच्चे बनो। इन केस ऑफ लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई वुड चार्ज डुअल जीएसटी, वो हमें पता है। तो यहां पर एक एग्जाम्पल बना रखा है कि भाई ए ने बी को सामान बेचा और 10,000 रुपए का सामान था। क्योंकि इंट्रा स्टेट था, तो क्योंकि ये इंट्रा स्टेट था तो यहां लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। 10,000 का अपना 9% करना, 900 और 900। तो बताओ कस्टमर से कितने रुपए चार्ज किए जाएंगे, 11,800। चलिए मैं इसका डायग्राम बनवा देता हूं आपको, यहां स्पेस दिया हुआ है। तो ए है, बी है। ए ने सामान बेचा बी को, ए ने सामान बेचा बी को 10,000 रुपीज का, वैल्यू थी 10,000। सीजीएसटी लग गया 900, एसजीएसटी लग गया 900, टोटल हो गया 11,800। अब इसमें क्या होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी जो है वो अपना ऐसे लग जाएगा। और क्योंकि ये पहला बंदा, इसको कोई आईटीसी तो है नहीं इसके पास, तो ये गवर्नमेंट को जो है अपना पूरा पैसा जमा करा देगा। इसके बाद यहां पर देखोगे आप तो बी जो है वो ए को 11,800 रुपए पे करेगा। अब अगली चीज है बेटा, वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स में अपना यहां पे बताना है अपने को 20% वैल्यू एडिशन है। तो 20% वैल्यू एडिशन का मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने परसेंटेज में वैल्यू एडिशन दिया है। अब ये सी को बेचेगा, तो सी को जो बेचेगा वो भी यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहले कॉस्ट बताओ, बी की कॉस्ट क्या बनेगी, 10,000 बनेगी, क्योंकि इसको क्या मिल जाएगा, आईटीसी। तो इसीलिए 10,000 कॉस्ट बनेगी। अब यहां पर अपन ऐड करेंगे वैल्यू एडिशन, जो इन्होंने बोला था 20% है, वो कॉस्ट का ही होता है। 2,000 हो जाएगा, टोटल हो गया 12,000 रुपीज।
तो 12,000 रुपीज यहां पर आ जाएगा वैल्यू, ठीक है, वैल्यू आ गई आपके पास 12,000 रुपीज। अब लगेगा जीएसटी इसके ऊपर, क्योंकि ये भी इंट्रा स्टेट है तो 9% लग गया, और एसजीएसटी जो है 9% लग गया, तो ये आ जाएगा आपका 1080 और 1080। तो यहां पर भी आप लिख लीजिए 1080 1080। तो कस्टमर से कितना चार्ज किया जाएगा, सी से 14160, 14160। तो इसी के साथ ये वाला पॉइंट भी हो गया खत्म। अब सी जो है वो बी को देगा 14160, कंसिडरेशन पे करेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। तो ये चीज फटाफट से नोट कर लीजिए, अगले फिर एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट, अब गवर्नमेंट को कितना कितना पे किया जाएगा वो देखना है अपने को, वो निकालना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई ए जो था, ए ने सामान बेचा था बी को, तो ए गवर्नमेंट को कितना पे करेगा पहले वो निकालते हैं, फिर बी गवर्नमेंट को कितना पे करेगा वो निकालते हैं। तो ए गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट बना लेता हूं, स्टेट गवर्नमेंट बना लेता हूं मैं, ठीक है। तो ए गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, सेंटर को भी 900 और स्टेट गवर्नमेंट को भी कितना पे करेगा 900, क्योंकि उसके पास कोई आईटीसी नहीं है। बी कितना पे करेगा, सेंटर को, और बी कितना पे करेगा, स्टेट को। बी कितना पे करेगा 1080 उसको पे करना था, उसमें से क्या माइनस कर देते हैं 900 का। आईटीसी कितना पे करेगा वो 180 रुपीज, और स्टेट गवर्नमेंट को भी कितना पे करेगा 180 रुपीज। तो ये भी आप नोट कर लीजिए फटाफट से। लिख लिया, चलो जी। ठीक है, तो अब ये देखो यहीं लिख रखा है यहां पे, गवर्नमेंट को कितना टैक्स इकट्ठा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को इकट्ठा कितना होगा। ए ने दिए 900 और बी ने दिए 180, टोटल कितना इकट्ठे हो गए 1080। स्टेट गवर्नमेंट को कितना इकट्ठा होगा, 900 रुपए दिए ए ने, 180 बी ने, तो टोटल कितना इकट्ठा हो जाएगा 1080। ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ आपकी अपना नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, पेपर में नहीं आती है। पेपर में तो खैर ये डायग्राम भी नहीं आता है, तो पेपर में तो जो स्टेटमेंट आएगी वो मैंने आपको बताया है, ये वाली स्टेटमेंट आएगी। इस स्टेटमेंट का भी बड़ा क्वेश्चन करेंगे, पहले धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन से आपका बेस बना रहे हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि दे रखा है ये। अब ये इंटरस्टेट का क्वेश्चन है, तो यहां आईजीएसटी लगेगा। उसने खरीदा तो सेम स्टेट से है, देखो क्या लिखा रखा है, अपना एक्स है कोई बंदा और दूसरा बंदा है ए। एक्स ने ए को बेचा, एक्स ने बेचा है ए को, दोनों सेम स्टेट के हैं, तो वो इंट्रा स्टेट हुआ है, क्योंकि लिखा रखा है दोनों स्टेट नंबर 1 के हैं, तो इसीलिए यहां पर हुआ है इंट्रा स्टेट। तो 10,000 रुपए का सामान बेचा है, 9% वो लगेगा, 9% वो कितना आ गया 900, टोटल कितना हो गया 11,800, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डायग्राम भी बना लेते हैं यहां पर। तो सबसे पहले बंदा था अपने पास एक्स, उसने बेचा है ए को, उसके बाद उसने बेचा है बी को। जो ए है स्टेट नंबर 1 का है, जो बी है वो स्टेट नंबर 2 का है। हम ना स्टेट 1 2 का अपना इसको हटाकर स्टेट नंबर 1 को अपन मान लेते हैं हरियाणा, और स्टेट नंबर 2 को मान लेते हैं पंजाब। तो ये जो है क्या कहते हैं अपना हरियाणा का है, ये पंजाब का है, और एक्स भी हरियाणा का है, ये भी सेम स्टेट का है, ये भी हरियाणा का है। तो हरियाणा का बंदा था एक्स, उसने वैल्यू यहां पर जो लगाई थी सामान की वो थी 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए के अंदर उसने क्या लगाया, 10,000 रुपए के अंदर उसने यहां पर हाँ CGST लगाया, और साथ में लगाया SGST 900, टोटल कितना हो गया 11,800। उसके बाद गवर्नमेंट को कितना जमा कराएगा एक्स, एक्स पता है कौन सी गवर्नमेंट को जमा कराएगा,
सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट कौन सी वाली, हरियाणा गवर्नमेंट को जमा कराएगा, हरियाणा सरकार को जमा कराएगा एक्स, तो एक्स जमा कराएगा हरियाणा सरकार को 900 रुपए और एक्स जमा कराएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कितने, 900 रुपए। बताओ जी, पहले इतना समझ आ गया आपको? ठीक है। अब है कि भाई वैल्यू एडिशन 20% है, तो कितनी कॉस्ट बनेगी? ए के लिए कॉस्ट बन जाएगी 10,000 रुपए। मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पे, तो कॉस्ट बन जाएगी 10,000 रुपए। इसके बाद यहां पर वैल्यू एडिशन कितना है, 2000, तो कितना आ जाएगा यहां पर, 12,000। अब इस पे लगेगा क्या, आईजीएसटी, क्योंकि ये इंटरस्टेट हो गया, स्टेट चेंज हो गया, इंटरस्टेट हो गया, इसलिए लग जाएगा यहां पर आईजीएसटी 18%। कितना आ गया, 2160, टोटल हो गया 14160। यही है ना बेटा? ठीक है। अब बात आती है कि जो ए है वो गवर्नमेंट को कितना जमा कराएगा। जो आईजीएसटी होता है वो सारा पता है किसको देना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये जो आईजीएसटी है 2160, ये सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। बट इसमें से वो क्या माइनस कर सकता है, आईटीसी, दोनों आईटीसी माइनस कर सकता है, सीजीएसटी वाला आईटीसी माइनस कर सकता है और एसजीएसटी वाला भी, तो दोनों माइनस कर देगा। कितने माइनस हो जाएगा, 1800, कितना बच गया, 360 रुपीज बच गए। वो किसको जमा करा देगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट 360 रुपए का क्या करेगी, आधा अपने पास, आधा स्टेट, डेस्टिनेशन स्टेट कौन सा है, पंजाब, उसको दे देगी। तो ये वाला सिस्टम होगा बेटा। अब आपको क्या करना है, यहां पर इसको ऊपर भी लिख लेते हैं, यहां 10,000 की जगह इधर आ जाएगा बेटा 12,000। 12,000 के ऊपर लगेगा आईजीएसटी, कितना लगेगा 2160, और टोटल आ गया 14160। ठीक है। अब यहीं खत्म नहीं हुआ एग्जाम्पल, बी ने आगे सेल कर दिया किसको, सी को। तो मैं कलर चेंज कर देता हूं, बी ने आगे सेल कर दिया सी को। सी कौन से स्टेट का है, वो भी स्टेट 2 का है, मतलब वो भी पंजाब का है। तो अगेन यहां पर कौन सा हो गया, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट। अब यहां पर भी 20% वैल्यू एडिशन है, यहां पर भी 20% वैल्यू एडिशन है, तो कैसे आएगा बेटा, कॉस्ट क्या बनेगी, वेरी गुड, कॉस्ट बनेगी यहां पर 12,000 रुपीज। और यहां अब क्या लगेगा भाई, अच्छा पहले वैल्यू एडिशन कर देते हैं, कितना 20% कितना हो गया, 2400, टोटल कितना आ गया। ठीक है। अब यहां क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्यों भाई, क्योंकि हां ये इंट्रा स्टेट है, तो 9%, 9% कितना आ गया, हाँ 1296, 1296, टोटल कितना आ गया 116,992, ये आ गया बेटा। तो ये सी जो है वो बी को इतने रुपए पे करेगा। अब बात आती है कि गवर्नमेंट को कितना पैसा जमा होगा। तो भाई इसके लिए मैं स्टेटमेंट बना देता हूं आप लोगों के लिए, उससे अपन कर लेते हैं। तो 16992, अगर सबने ये नोट कर लिया हो तो बता देना, ठीक है। अब बेटा ये नीचे वाली स्टेटमेंट तो कंप्लीट करते हैं। तो वैल्यू जो है वो चार्ज कितनी होगी, वो होगी 14,400। वो आई कैसे, 12,000 कॉस्ट थी, बाकी क्या था वैल्यू एडिशन, 9% लगा 1296, 1296, टोटल कितना आ गया 16992। बेटा ये कॉस्ट कैसे आई, ये सारा जो है अपन ने कब डिस्कस किया था, कल या परसों की क्लास में डिस्कस किया था कि आखिर ये कॉस्ट इसकी 12,000 क्यों आई। मतलब आपके मन में आ सकता है कि सर ए ने एक्स को कितने रुपए दिए होंगे, तो ए ने जो है एक्स को पे किए होंगे 11,800, तो ए की कॉस्ट तो 11,800 बननी चाहिए ना, बट 10,000 क्यों लिखी आपने, क्योंकि आईटीसी मिलेगा 1,800 रुपए का। ये सारी बातें अपन कब डिस्कस कर चुके हैं, पिछली क्लासेस के अंदर।
तो यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, पहले वो आप देख लो, ढंग से समझ लो, तभी आपको ये आने वाले एग्जाम्पल समझ आएंगे। अदरवाइज आपको लगेगा कि हमें समझ नहीं आ रहा जीएसटी सर क्या करा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि आपने क्लास नंबर 1 से शुरुआत नहीं की। तो कृपया करके पहले वाले एग्जाम्पल देखो, उनको समझो, खुद से क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर जाके आप इस क्लास पे आओ। अब क्या कहते हैं, अपना अगली बात पे आते हैं। वो ये था, ऐसे ही सिमिलरली बी ने ए को कितने रुपए दिए होंगे? बी ने ए को दिए होंगे 14,160, बट फिर भी बी की कॉस्ट कितनी ली है मैंने? 12,000, क्योंकि 2160 का उसको क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। इसके बाद अब अगर अपना अगली बात पे आते हैं, वो ये है, इसको कंप्लीट कर लिया आपने। अब अपने को ये निकालना है कि बी गवर्नमेंट को कितने पैसे जमा कराएगा। तो बी गवर्नमेंट को कितने पैसे जमा कराएगा वो निकालने के लिए मैं ना इधर स्टेटमेंट बना देता हूं। तो बी कितने पैसे जमा कराएगा गवर्नमेंट को? स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का नाम पता है क्या होता है? स्टेटमेंट का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी। बताओ इसको नेट टैक्स लायबिलिटी क्यों बोलते हैं? देखो 3 स्टेटमेंट बनती हैं। जो बड़ा क्वेश्चन आता है अपना जीएसटी में, एक पहला क्वेश्चन आता है, वो बड़ा क्वेश्चन होता है जो कि 10 नंबर का आता है। उसमें 3 स्टेटमेंट बनती हैं। पहली स्टेटमेंट पता है किस चीज की बनती है? पहली स्टेटमेंट बनती है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की। पहले किसकी बनेगी? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। वो कई सारा सामान बेचेगा तो उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अपन निकालेंगे। दूसरी स्टेटमेंट किसकी बनेगी? जो वो सामान खरीदेगा उससे अपन क्या निकालेंगे? उसका आईटीसी की, आईटीसी की स्टेटमेंट बनेगी। और तीसरी स्टेटमेंट किस चीज की बनेगी? नेट टैक्स लायबिलिटी की। तो जो अभी मैं बना रहा हूं वो तीसरी स्टेटमेंट बना रहा हूं। आप बोलोगे सर पहली तो क्यों नहीं बनाई आपने? क्योंकि इसने ज्यादा सामान खरीदा नहीं, ज्यादा बेचा ही नहीं, एक ही सामान बेचा है। तो जब एक ही सामान बेचा है तो अपने को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकालना कितना आसान है। ये अपने निकाल ही लिया। यहां पर ये देखो, ये आ रहा है ना, ये क्या है? इसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तो है कि बी ने सामान बेचा किसको? सी को। तो बी गवर्नमेंट को कितना टैक्स जमा कराएगा? ये गवर्नमेंट को पे करना है। इसमें से अपने को क्या माइनस करना है? आईटीसी। आईटीसी भी अपने को पता है। वो कहां से पता लगा? इस डायग्राम से पता लग गया कि जो ये पे करके आया होगा 2160, ये इसका क्या है? आईटीसी। तो इसीलिए अपने को पहली 2 स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस क्वेश्चन में पहली 2 स्टेटमेंट बनाने की जरूरत अपने को नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्यों नहीं पड़ी? आपकी पहली क्लास है? हाँ, आपके साथ है पहली क्लास। तो अपने को यहां पर जो है 2 स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि वो दोनों डायग्राम से अपने को पता लग गए। लेकिन अपने को नेट यहां टैक्स लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने को डायग्राम से पता नहीं चल रहा। और ये अपन किस बंदे के लिए निकाल रहे हैं बेटा? किस बंदे के लिए निकाल रहे हैं? ये सी के लिए नहीं निकाल रहे। सी तो परचेज करने वाला है, एंड कस्टमर। कभी भी एंड कस्टमर गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराता है क्या? तो ये किसके लिए निकाल रहे हैं अपन? बी के लिए। तो ये स्टेटमेंट बता रहे हैं अपन, बी के लिए निकाल रहे हैं। तो क्या बनेगी स्टेटमेंट? आपको सिखाया हुआ है 3 कॉलम होते हैं इसके। पहला कॉलम होता है आईजीएसटी का, दूसरा बोलो, बोलना है बेटा, बोलना है। पहला कॉलम किसका होता है? आईजीएसटी, दूसरा सीजीएसटी, तीसरा एसजीएसटी। यहां पर सबसे पहले लिखते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पहले लिखते हैं अपन, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। बताओ जी कितनी है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी? आईजीएसटी तो है ही नहीं, सीजीएसटी और एसजीएसटी है। कितना कितना? 1296, 1296। पहले क्या लिखनी है अपने को? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1296, 1296। बेटा आपकी पहली क्लास है, कौन सी है? कौन सी क्लास है बेटा? अच्छा, मतलब सारी क्लासें लगा रहे हो। अच्छा जी। तो 1296, 1296। इसमें से क्या माइनस करना है बेटा? आईटीसी माइनस करना है। आईटीसी है कौन सा इसके पास? अरे हाँ, इसकी परचेज देखो भाई, बी की। तो ये तो बी ने जो परचेज किया था वो आईजीएसटी था। तो आईजीएसटी था भाई परचेज के अंदर। तो इसीलिए इसका आईटीसी जो है वो इसके पास आईजीएसटी का है। कितनी अमाउंट है? 2160, ये अमाउंट है। तो 2160 आ गया। ठीक है। अब बेटा
वो मैं आपको बता रहा था कि जो IGST है ये 2160, ये किस में से एडजस्ट करें? सबसे पहले करना होता था IGST में, बट IGST की लायबिलिटी नहीं है, तो यहां पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, पानी बना दो। अब IGST को एडजस्ट करेंगे दोनों में से, इन एनी सीक्वेंस, इन एनी रेशियो। तो कैसे करें? बराबर बराबर कर दें, अच्छा लगेगा उसको बेचारे को, या पहले CGST में से कर? हाँ जी, पहले CGST में से करें। क्यों? बराबर बराबर करो, अच्छा लगेगा उनको। वैसे तुम चाहे पहले मेरे से यहां पे एडजस्ट करवा लो, लेकिन पेपर में बराबर बराबर करना ज्यादा सही रहता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको? इसलिए कह रहा हूं बेटा, क्योंकि हो सकता है उस बंदे के पास ना CGST का ITC पढ़ा हो, SGST का भी ITC पढ़ा हो, और आप जानते हो जनरली CGST और SGST का ITC क्या पढ़ा होता है? बराबर बराबर पढ़ा होता है। तो अगर आप CGST में सारा यूज कर दोगे ये, तो उस केस में CGST का ITC तो यूज ही नहीं हो पाएगा। और क्या कहते हैं अपना, हमारे पास कौन सा ITC जो है यूज नहीं हो पाएगा? CGST का, क्योंकि उसकी लायबिलिटी 0 हो गई। और SGST का ITC अब यूज करोगे, मान लो वो थोड़ा पड़ा है, SGST का ITC 400 पड़ा है, तो उसको बेचारे को कैश में देना पड़ेगा। तो हमें यह देखना है कि असेसी की नेट कैश लायबिलिटी क्या हो जाए, कम से कम आए। उसकी जेब से पैसा नहीं लगना चाहिए, कैश में नहीं भरना उसको टैक्स, हमें यह देखना है एसएससी के लिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास कोई आईटीसी पड़ा ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है, चाहे कैसे मर्जी कर लो। बट आने वाले क्वेश्चनों में अपने को यह इंश्योर करना है कि बेचारे की कैश की लायबिलिटी क्या आए, कम आए। ठीक है, तो अगर ये यूज कर लिया तो बताना बाकी बचा हुआ कितना बच गया? 864 यहां कर लिया, तो भाई नेट कैश में कितना देना पड़ेगा इसको? तो 432। ये कौन सी गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी सरकार बताओ कौन सी? ये कौन सी स्टेट का है? ये पंजाब का है, तो पंजाब में जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि इसका जीएसटी नंबर पता है कहां का पाएगा? बी का जीएसटी नंबर कहां का पाएगा? पंजाब का। तो इसीलिए ये जो है पंजाब सरकार के पास जमा कराना पड़ेगा। चलो, तो ये बेटा आपका यहां तक ही पढ़ना है घर से आपको, 14 पेज तक। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।